शुरुआत इस बुलेटिन की खबरें तेज रफ्तार के साथ। अफगानिस्तान की स्थिति पर G20 देशों की एक विशेष बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की धरती को क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों ही स्तर पर आतंकवाद और कट्टरवाद की जमीन न बनने की बात कही। उन्होंने कट्टरवाद, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और आतंकवाद के गठजोड़ के खिलाफ सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने बीते 2 दशक के दौरान अफगानिस्तान के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ ही युवाओं और महिलाओं की क्षमता वृद्धि में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि भारत ने 500 परियोजनाओं को अफगानिस्तान में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। भारत अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराने रिश्तों को याद करते हुए पीएम ने अफगानिस्तान में भूखमरी और कुपोषण की स्थिति पर दुख जताया। उन्होंने अफगानिस्तान के ताज़ा हालात के मद्देनजर मानवता के आधार पर मदद पहुंचाए जाने की अपील की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने कजाकिस्तान दौरे पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। नूर सुल्तान में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया यानी CICA देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने महामारी, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद की चुनौती पर सहयोग और समाधान को लेकर चर्चा की। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट से CICA के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि गरीबों को जब मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तब वे अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। उन्होंने कहा कि जो गरीब कभी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, उन गरीब का जब शौचालय मिला तो उन्हें डिग्निटी भी मिलती है। प्रधानमंत्री ने महिला अधिकारों की बात करते हुए कहा कि हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है, वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सकें, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए अनेक प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों की क्या शक्ति है, ये हमने हाल के पैरालंपिक में फिर से अनुभव किया है। बीते वर्षों में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं, उनको नई सुविधाओं से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मानवाधिकार का दुरुपयोग कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है, हमें इससे बचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आवश्यकता पूरी होती है, अधिकारों के प्रति सतर्कता आती है, तो फिर आकांक्षाएं भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। ये आकांक्षाएं जितनी प्रबल होती है, उतना ही गरीब को गरीबी से बाहर निकलने की ताकत मिलती है। पीएम ने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में विकास के बढ़ते कदमों का उदाहरण भी दिया और कहा कि ये प्रयास मानवाधिकारों को भी उतना ही सशक्त कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि मानवाधिकार केवल अधिकारों से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये हमारे कर्तव्यों का विषय भी है और हमें इस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पीएम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अपनी सरकार के मूल मंत्र को दोहराया और कहा कि एक तरह से मानवाधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। पीएम ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सरकार के तमाम प्रयास आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए है जिसे पता तक नहीं है कि यह उसका अधिकार है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने समाज के हर क्षेत्र के पीड़ितों की आवाज बनने का सफल प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी और निजी क्षेत्रों के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से मान्यता देने को मंजूरी दी गई। इन नए स्कूलों में अकादमिक वर्ष 2022-23 से कक्षा 6 में 5000 छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। वहीं एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने 2025-26 तक अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 को मंजूरी दी। अमृत 2.0 के तहत कुल अनुमानित व्यय 2,77,000 करोड़ रुपए रखा गया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है, लेकिन ये दुखद है कि कुछ राजनीतिक दल इसको लेकर वोट की खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार अपने आप को दलितों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मसीहा के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जिस तरह दलितों पर अत्याचार और उनकी हत्याएं हो रही हैं, उसे लेकर राहुल और प्रियंका चुप्पी साध लेते हैं।
भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर दलितों के साथ पक्षपात वाली राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि क्या अब शासन और जाति देखकर शोक संतप्त परिवारों से मिला जाए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली से एक पाकिस्तानी आतंकवादी को लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। आतंकवादी ने नवरात्रि के दौरान आतंकी हमलों की साजिश रची थी। नाम बदलकर पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से देश में रह रहे इस आतंकी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत पर हमले के लिए ट्रेंड किया था। मोहम्मद अशरफ दिल्ली में अली अहमद नूर के नाम से रह रहा था। दिल्ली पुलिस की माने तो अशरफ दिल्ली में स्लीपर सेल का मुखिया था और आतंकवादियों को हथियार से लेकर जरूरत की हर चीज उपलब्ध करवाता था। पाकिस्तान के आतंकी अशरफ ने देश के अलग अलग हिस्सों में यात्रा भी की और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ लगातार संपर्क में भी था। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि शोपियां जिले के इमाम साहब इलाके के तुलरान गांव में सोमवार शाम से चल रही मुठभेड़ में सुबह सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं शोपियां जिले के फीरीपोरा इलाके में एक और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी को मार गिराया। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा है कि 3 जगहों पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 7 स्थानीय लोग मारे गए थे, जिसके बाद से ही ऑपरेशन चल रहा था। इन ऑपरेशंस में कई आतंकवादी मारे गए हैं और कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक NIA ने जम्मू कश्मीर आतंकवाद षड्यंत्र मामले में कश्मीर घाटी के शोपियां, पुलवामा और बारामूला जिलों में 16 स्थानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी अभियान के निशाने पर आतंकी संगठनों का ओवरग्राउंड नेटवर्क था। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और उसके सहयोगी अल बद्र द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकवादी संगठनों ने जम्मू कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रची थी। फर्जी हथियार लाइसेंस घोटाले की जांच कर रही CBI ने आज जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मध्य प्रदेश के करीब 41 ठिकानों पर छापेमारी की। CBI ने पूर्व IAS अधिकारियों सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर भी छापे मारे। देश के कई राज्यों में कोयले की कमी की खबरों के बीच सरकार ने फिर साफ किया है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सोमवार तक देश में 1.95 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि जरूरत के मुताबिक कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बारिश ज्यादा होने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़ने की वजह से कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, लेकिन अब स्थिति बेहतर है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के CMD PM प्रसाद ने कहा भी है कि आमतौर पर 7 दिनों तक का कोयला भंडार है, लेकिन अब भी 4 दिन है कि और किसी तरह का संकट नहीं है। वीर सावरकर पर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वीर सावरकर महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर ना हिंदूवादी थे और ना ही किसी अन्य विचारधारा को मानते थे। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर केवल और केवल एक नीति को मानते थे और वो थी राष्ट्रवाद की नीति। CRPF ने गढ़चिरौली की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौके पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली को राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे के आसपास वाले इलाके में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र देश भर में 1 महीने के लिए क्लीन इंडिया अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलोग्राम प्लास्टिक और अपशिष्ट एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। पहले 10 दिनों के भीतर ही देश भर में 30 लाख किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक और अपशिष्ट एकत्र किया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टुकड़ी द्वारा कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दल में 49 NSG कमांडो और अधिकारी हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने NCR प्लानिंग बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2041 का रीजनल प्लान बनना है और उस पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य में संवैधानिक मूल्यों के कमजोर होने से मैं परेशान हूं। राज्य में मानवाधिकार कमजोर हो चुके हैं और कोई जवाबदेही और पारदर्शिता नहीं बची है। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि जब परिवार ही एक नहीं है और उसी के अंदर विभाजन है तो समाजवादी पार्टी के लोग विभाजन की राजनीति ही करेंगे। उनका चाल, चरित्र, चेहरा तो परिवार से ही दिखता है।
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विघटनकारी और ऐसी मानसिकता के लोग अप्रत्यक्ष रूप से टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर रहे हैं। हम इस मानसिकता को कुचल देंगे। कश्मीर में लोग पहचान देखकर मार रहे हैं, उस पर महबूबा मुफ्ती कुछ नहीं बोली, लेकिन ड्रग्स पर बोली। उनकी नीयत समझ में आ रही है। राजस्थान विधानसभा में विवाह के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक कानून पास किया गया है, जिससे लेकर लोगों को कहना है कि उससे बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि तमाम शादियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अनुकूल कानून पास हुआ है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में कोयले का संकट उत्पन्न हो गया। कई राज्यों में बिजली का संकट है, कटौती की जा रही है। जिस देश में सरप्लस बिजली बनाने की क्षमता है, आज कोयला न होने से संकट पैदा हुआ है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राम मनोहर लोहिया के योगदान को याद किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में अपनी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में दुर्गा पूजा के लिए मयूराक्षी नदी के विजय घाट पर विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला पर्यटन गांव पंचारी लॉन्च किया गया। संभागीय आयुक्त जम्मू राघव लंगर ने कहा कि यहां पर्यटन गांव लॉन्च किया है, जिसमें टूरिस्ट गाइड के रूप में युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है कि उन्हें पर्यटक से कैसे व्यवहार करना है। कानपुर मेट्रो कॉरिडोर फेज 1 का भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर मोती झील के बाद शुरू हो गया है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने कहा है कि नवीन मार्केट दूसरा मेट्रो स्टेशन है, जिसमें आज अंडरग्राउंड काम शुरू किया गया है। बेंगलुरु में पिछली रात भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर सड़कों पर भारी बारिश से जलमग्न जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिससे यातायात काफी प्रभावित हुआ। बच्चों को कोरोना वैक्सीन को लेकर राहत देने वाली खबर है। 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन के दौरान बच्चों को भी कोवैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। सरकार की ओर से जल्द ही इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती है। इसके बाद बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम चरणबद्ध तरीके से ही शुरू किया जाएगा, जिसमें हाई रिस्क वाले बच्चों को इसमें प्राथमिकता दी जा सकती है। भारत बायोटेक द्वारा बनाए गए टीके को जल्द ही DCGI की मंजूरी मिल सकती है। 2 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों पर किए गए टीका परीक्षण डेटा से CDSCO और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी संतुष्ट और उसने सकारात्मक रूप से आगे की प्रक्रिया के लिए सहमति दे दी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 96 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी है। देश जल्द ही 100 करोड़ खुराक के आंकड़े को छूने वाला है और उम्मीद जताई जा रही है कि दशहरे तक भारत ये पड़ाव भी पूरा कर लेगा। सरकार ने घरेलू विमानन कंपनियों को 100% क्षमता के साथ उड़ान संचालित करने की मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 अक्टूबर से सभी घरेलू उड़ानों को पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरने की अनुमति दे दी है, लेकिन कोविड से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन जारी रहेगा। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। पिछले एक दिन में करीब 14,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि उपचार करवाकर करीब 26,500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.04% हो गया है। देश में कोरोना की सक्रिय मामलों की संख्या करीब 2,14,000 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.48% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.21% पर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक 58 करोड़ 50 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि राज्य में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस के 20 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 17 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में अभी 145 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस के 34 नए मामले सामने आए। इस दौरान 38 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं, जबकि इसी दौरान कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में अभी भी कोरोना के करीब 365 एक्टिव केसेस हैं। केरल में पिछले एक दिन में कोरोना के 7,823 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 12,400 से अधिक लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोरोना के अभी भी सक्रिय मामले करीब 96,000 हैं। टीबी और HIV एलिमिनेशन फेज 2 के अवेयरनेस कैंप का आज लॉन्च किया गया। आज इसमें यूथ भी जुड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि केंद्र सरकार 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि टीबी और एचआईवी को हराने के लिए हम ये कैंप कर रहे हैं। बच्चों और युवाओं को जागरूक करके ही एचआईवी, एड्स और टीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति का विरोध किया था और इसे नियमों का उल्लंघन बताया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस साल भारत की आर्थिक विकास दर 9.5% तक पहुंचने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही अगले साल यानी 2022 में विकास दर 8.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आईएमएफ ने 2022 में भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया। इन आंकड़ों के मुताबिक 2021 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 5.9% और 2022 में 4.9% रहने का अनुमान जताया है। कोविड की दूसरी लहर के कारण जूझ रही अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। अगस्त 2021 में भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स यानी कि औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 11.9% पर पहुंच गया है। सितंबर के महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.35% पर आ गई है, जो कि पिछले महीने अगस्त में 5.3% थी। शेयर बाजार में आज भी तेजी का रुख कायम रहा। सेंसेक्स 148 अंक की बढ़त के साथ 60,284 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 46 अंक की बढ़त के साथ 17,991 के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी देखने को मिल रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 17 पैसे कमजोर होकर 75 रुपये 51 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि रुपए की शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 5 पैसे कमजोर होकर 75 रुपये 41 पैसे के स्तर पर खुला था। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने मंगलवार को कहा कि उसने मेमोरी उद्योग में अपने नेतृत्व को मजबूत करने के प्रयासों के तहत एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी तकनीक का उपयोग करते हुए उद्योग के सबसे छोटे 14 नैनोमीटर DRAM का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। फेसबुक वैश्विक दर्शकों के लिए लाइव ऑडियो रूम फीचर का विस्तार करने की योजना बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब सार्वजनिक हस्तियों और क्रिएटर्स के अलावा फेसबुक क्लब हाउस प्रतियोगी के रूप में भी फीचर बना रहा है। गूगल की मुफ्त ईमेल सेवा जीमेल मंगलवार को भारत के कुछ हिस्सों में बंद हो गई, क्योंकि उपयोगकर्ता ईमेल भेजने या प्राप्त करने में असमर्थ थे। अमेजॉन इंडिया ने मंगलवार को डिलीवरिंग स्माइल्स पहल शुरू करने की घोषणा की, जहां कंपनी सीधे वंचित समुदाय के छात्रों और युवाओं के बीच मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे डिजिटल उपकरणों के योगदान की सुविधा प्रदान करेगी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक नई सुविधा सॉफ्ट ब्लॉग टूल लॉन्च किया, जो वेब पर किसी भी उपयोगकर्ता को बिना ब्लॉक किए एक फॉलोअर को हटाने की अनुमति देगा। एप्पल ने iOS 15.0.2 अपडेट जारी कर दिया है, जो कि iOS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा अपडेट है। इसे सितंबर में जारी किया गया था। भारतीय नौसेना जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी नौसेना के साथ बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 21 के दूसरे चरण में भाग ले रही है। बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक सैन्य अभ्यास 15 अक्टूबर तक चलेगा। भारतीय नौसेना की ओर से INS रणविजय, INS सतपुड़ा, लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान P-8I और एक पनडुब्बी शामिल है। अमेरिकी नौसेना प्रमुख एडमिरल माइक गिल्डे भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। स्पेन के ला पामा में ज्वालामुखी से लावा का लगातार निकलना जारी है। कैम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी से निकलने लावा ने एक सीमेंट फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। अधिकारी ये जांच कर रहे हैं कि क्या हवा की गुणवत्ता आबादी के लिए खतरनाक है या फिर नहीं। बोलीविया में लोग राष्ट्रपति लुइस एर्स की सरकार के विरोध में सड़कों पर एकत्र हुए। नागरिकों की निजी संपत्तियों की जांच करने के लिए सशक्त बनाने वाले कानून के खिलाफ लोगों में रोष है। वहीं सरकार के पक्ष में कानून का समर्थन करने के लिए भी लोगों ने एकजुटता दिखाई है। सीरिया के अफरीन शहर में एक कार बम विस्फोट में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। तुर्की ने सीरियाई कुर्द YPG समूह को अफरीन में बम हमले के लिए दोषी ठहराया है। इराक के संसदीय चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और शिया मुस्लिम धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र की पार्टी विजेता के रूप में उभरी है। 2003 के अमेरिकी नेतृत्व वाले हमले के बाद से इराक के शिया संगठन सरकार पर हावी है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बॉर्डेन के नेतृत्व में एक नई सरकार को मंजूरी दे दी है। हालांकि राष्ट्रपति ने यह संकेत नहीं दिया कि जुलाई में अधिकांश शक्तियों को जब्त करने के बाद वो अपने पूर्ण
नियंत्रण को कब छोड़ेंगी। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। टोक्यो में भारत ने पैरालंपिक खेलों में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे। आयरलैंड की एमी हंटर अपनी 16वें जन्मदिन पर जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 121 रन की पारी खेलकर सोमवार को वनडे मैच शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई। उन्होंने भारत की मिताली राज के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। हंटर ने मई में स्कॉटलैंड के खिलाफ पदार्पण किया था। वो एक दिवसीय में शतक लगाने वाली आयरलैंड की सिर्फ चौथी, जबकि साल 2000 के बाद पहली महिला खिलाड़ी। भारतीय दल ने थॉमस कप 2021 में शानदार तरीके से अपने अभियान की शुरुआत की है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने ग्रुप सी के शुरुआती मुकाबले में नीदरलैंड्स को 5-0 से करारी शिकस्त दी। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने सोमवार को अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का आधिकारिक शुभांकर इभा का अनावरण किया। जर्मनी की टीम ने अगले साल कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस तरह जर्मनी की टीम विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। जर्मनी ने यह कामयाबी फुटबॉल विश्व कप क्वालिफाइंग मुकाबले में नॉर्थ मैसेडोनिया को 4-0 से हराकर हासिल की। जर्मनी की ओर से हैवर्ट्स, वर्नर और मूसियाला ने गोल किया। फुटबॉल विश्व कप क्वालिफाइंग मुकाबले में सोमवार को खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम ने जिब्राल्टर की टीम को 6-0 से हरा दिया। यह मुकाबला रॉटरडैम में खेला गया। लीबिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम विश्व कप क्वालिफायर्स में ग्रुप में रैंकिंग में नीचे आ गई है। लीबिया को मिस्र के खिलाफ 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। यारियां के अभिनेता हिमांश कोहली और अभिनेत्री अनुष्का सेन का चुरा लिया गाना मंगलवार को रिलीज हो गया। अभिनेता ने इस गाने की थीम और अनुष्का के साथ अपने काम के अनुभव के बारे में खुलकर बात की है। अभिनेता प्रकाश राज ने कहा कि टॉलीवुड की प्रभावशाली उद्योग संस्था मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से उनके इस्तीफे के पीछे गहरा अर्थ है। हाल ही में संपन्न एमए चुनाव में प्रकाश राज अभिनेता निर्माता मांचू विष्णु से चुनाव में हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने सोमवार को घोषणा की कि वो एमए छोड़ रहे हैं। अभिनेता जेसन मोमोआ ने साझा किया है कि जब उन्हें फिल्म निर्माता डेनिस विलेन्यूवे का अपकमिंग फिल्म ड्यून के लिए फोन आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हॉलीवुड स्टार का कहना है कि विलेन्यूवे उनके शीर्ष 5 पसंदीदा निर्देशकों में से एक हैं। वो उनके लिए भगवान हैं। सर्वाइवल स्किल आधारित रियलिटी शो इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स में इस साल एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी अभिनेता अजय देवगन नजर आने वाले हैं। विकी कौशल अभिनीत अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म सरदार उधम की रिलीज के लिए तैयार है। निर्देशक सुजीत सरकार ने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि फिल्म पंजाब तक सीमित रहे। वो चाहते हैं कि इसका संदेश दुनिया भर में दूर तक जाए। बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी और रमेश सिप्पी प्रतिष्ठित और आइकॉनिक फिल्म शोले के 46 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए कौन बनेगा करोड़पति 13 के सेट पर आएंगे। वे केबीसी 13 के शानदार शुक्रवार एपिसोड में खास मेहमान के तौर पर नजर आएंगी। अभिनेता विनय पाठक, विक्रम चटर्जी और स्मृति कालरा आगामी साइकोलॉजिकल रोमांस मेमोरी एक्स में नजर आएंगे। इसाक असिमोव की कहानियों पर आधारित अमेरिकी विज्ञान कथा सीरीज फाउंडेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कुब्रा सैफ ने कहा है कि उनके सह कलाकार लिया हार्वे के साथ एक घटना ने उन्हें काफी प्रभावित किया और उससे उन्हें मदद मिली। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि में मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो एक्सप्रेस 100 के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।